देते हैं, बिकॉज डीसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। यही रीज़न है गाइस कि हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में हमेशा एसी सप्लाई ही देते हैं, बिकॉज ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। और गाइस यही सबसे मेन पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। फिर अगर आपको ये पता है कि फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है तो आप म्यूचुअल इंडक्शन को इजीली समझ जाओगे। पहले फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बड़ा सिंपल सा है, यही बताना चाहता है कि अगर कोई कंडक्टर किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिस वजह से उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। और वही सेम प्रोसेस म्यूचुअल इंडक्शन में भी होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम एक प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई की वजह से उस प्राइमरी वाइंडिंग में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और अगर कोई सेकेंडरी कॉइल इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ जाती है तो उस कॉइल का कंडक्टर उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, जिस वजह से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट हियर एज यू कैन सी गाइस, जो बनने वाली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर में रैंडमली इधर उधर फैलती जा रही है, जो कि एक्चुअली वेस्ट हो जा रही है। सो हमें यहाँ पर एक ऐसे मीडियम की जरूरत होगी जो इस मैग्नेटिक फील्ड को यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर से होकर गुजारे और फ्लक्स को वेस्ट ना होने दे। सो गाइस इसलिए हम मीडियम के तौर पर यूज करेंगे सॉफ्ट आयरन से बनी इस कोर को। पहले लिटरली सॉफ्ट आयरन से नहीं बनी है, बट ये मटेरियल का टाइप है जिसे हम सॉफ्ट आयरन कहते हैं, बिकॉज इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को अपने अंदर से होकर गुजारने में मदद करता है। सो गाइस इस तरह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। हम इसकी प्राइमरी में एसी सप्लाई देते हैं जिससे ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है, जो कि इस कोर के थ्रू होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करती है, जिस वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में चेंजिंग करंट इंड्यूस होता है। सो दोस्तों ट्रांसफार्मर का बेसिकली वर्क यही होता है कि हम इसकी प्राइमरी में जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं उसे हम अपने हिसाब से सेकेंडरी में उस वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकते हैं। वेल वोल्टेज लेवल को चेंज करने के लिए ये डिपेंड करता है कि हम कितनी टर्न्स का यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी में, यानी कि हम कॉइल को कितने बार सेकेंडरी में लपेट रहे हैं। बिकॉज अगर सेकेंडरी साइड की टर्न्स ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी, देन सेकेंडरी साइड में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज प्राइमरी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। वैसे ही अगर सेकेंडरी साइड की टर्न्स कम होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी, देन सेकेंडरी साइड में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज भी प्राइमरी के कंपैरिजन में कम होगा। पर दोस्तों इसमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि अगर सेकेंडरी में वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है तो जो करंट होगा सेकेंडरी में वो स्टेप डाउन हो जाएगा, और वैसे ही अगर सेकेंडरी में वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है तो जो करंट होगा सेकेंडरी में वो स्टेप अप हो जाएगा। सो बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में हमेशा सेम रहेगा। बिकॉज गाइस पावर हमेशा दोनों साइड सेम ही रहेगी, बिकॉज पावर को हम सेकेंडरी साइड में बढ़ा नहीं सकते। वो बात अलग है गाइस कि इसमें थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से पावर थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, वो भी बहुत माइनर सी होती है, जिसमें से एक होता है कोर लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। वेल गाइस कोर लॉस में दो टाइप के लॉसेस होते हैं, जिसमें से पहला होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेल हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना वन ऑफ द रीजंस है कि हम कोर को सॉफ्ट आयरन मटेरियल का बनाते हैं, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इस कोर को बहुत सारी पतली मेटल की शीट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम लैमिनेशन कहते हैं, और उन लैमिनेशंस को एक दूसरे से आइसोलेट करते हैं उनके बीच वार्निश की एक लेयर लगाकर, जिससे कि इसमें बनने वाला एडी करंट रिड्यूस हो जाता है और एडी करंट लॉस कम होता है। सो गाइस दैट्स ऑल द बेसिक नॉलेज फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस फिर मिलेंगे एक नए इलेक्ट्रिकल